हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। और ये है जिनका सीरीज। तो सीरीज का कुछ लुब्बे लुबाब ये है कि आप स्टोरियां लिखते हैं, मुझे मेरा ईमेल एड्रेस लिखा आ रहा होगा कहीं ना कहीं इधर। और उसके ऊपर कहानियां आप लिख के मुझे भेजते हैं, और वो कहानियां हम एज इट इज नरेट कर देते हैं। ना कोई इफेक्ट्स है, ना कोई म्यूजिक है। जो इनफैक्ट ये वीडियो बना रहे हैं वो भी बेजार बैठे हैं सामने, और कह रहे हैं कि बस हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। बहरहाल वो एक अलग मसला है। और एज यू कैन प्रॉबली नोट, साल का एंड है, लोग बहुत खुश हैं, शादियों में जा रहे हैं, और इस बारे में आगे कोई बात नहीं कर रहा। और सर्दियां वैसे भी लग रही हैं लोगों को, और कहानियाँ ठंड में सुनने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कहानियाँ आप भेजें, हमारे इनबॉक्स ओवरफ्लो हों, तो हम लगातार लंबी के एपिसोड्स बनाएंगे। लंबी एपिसोड उसी वक्त बनेगी जब कहानियाँ भी लंबी होंगी और कहानियाँ भी बहुत सारी होंगी, जो कि थोड़ी सी किल्लत का शिकार हो चुकी हैं। और इंतज़ार है मुझे कि आप ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस यहाँ आना चाहिए जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ। लेकिन वो बंदे वहाँ से बैठ के मुझे अजीब अजीब इशारे कर रहे हैं कि बहरहाल, क्योंकि आज थोड़ा दिमागी तवाज़ुन भी थोड़ा सा एक डिफरेंट उसमें है। और जनरली जब सर्दियाँ आती हैं तो लोनलीनेस भी लोगों की, एक ख़ास तबके की, बढ़ जाती है। तो बजाय मतलब उनको तकलीफ़ देने के, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं और कहानी पे डायरेक्ट कर देते हैं। बेहतर यह है कि जो कहानी सुनने वाले हैं वो इसको स्किप कर दें और टू द पॉइंट डायरेक्ट स्टोरी पे आए। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और पहली स्टोरी आ रही है फातिमा साहिबा की, जो कहती हैं कि उनका एंसेस्ट्रल होम जो है वो एक ऐसी जगह था जो कि प्री पार्टीशन ज़माने से एग्जिस्ट करता है। पूरी जो इलाका है, स्ट्रीट है, वो पुराने ज़माने के, मतलब 18वीं सदी के ज़माने के इधर मकान हैं, और इस तरीके के बड़े मतलब तारीख़ी मकान हैं। इनमें से एक मकान इनका मतलब पार्टीशन के बाद इनके पास आया था, इनकी ननियाली साइड पे, और वो उस वक्त से आज तक इनके पास है। इनकी नानी ने एक इंसिडेंट इनका बताया था कि जब एक वक्त ऐसा एक बीच में आया था कि वो घर पे अकेली थी, और किसी की कोई पोस्टिंग हो गई थी, और उनके बच्चे बहरहाल दूसरे सिटीज़ में थे, अकेले थे। तो वो रात को सोने को लेटी, तो एकदम से उन्हें किसी औरत ने जगाया, जिसने बाकायदा चादर वादर ओढ़ी हुई थी, सब कुछ था, और इन ये मतलब उठ गई पूछते हुए कि क्या हुआ। तो उस औरत ने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, आप परेशान मत होइएगा। और ये बोल के वो चली गई। अब नानी ने उसको ठीक है कह के वो मतलब वापस बैठ गई लड़के, मतलब ये हुआ क्या है। उसके बाद कहती है पूरी रात सहन में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती रहीं, और जब तक अजान नहीं हुई सुबह की, तो ये एक सिलसिला इनके यहाँ चलता रहा। तो थैंक यू फातिमा फॉर सेंडिंग दिस इन। और पुराने घरों में, और ख़ासकर इतनी पुरानी आबादियों में, ये सब कुछ होता रहा है। और बाज़ औक़ात तो ये तो चले, आप बहुत पुराने घर की बात कर रही हैं, बाज़ औक़ात तो यहाँ नए ऐसे घर हैं कुछ जो कि 90s के बने हुए थे, और वहाँ ऐसा सिलसिला है। और ये कराची की बात कर रहा हूँ, आप तो चले कुछ ही फिर भी एक प्री पार्टीशन एरिया की बात कर रही हैं। और अगेन कराची में भी ओल्ड सिटी जो थी वो प्री पार्टीशन थी, बाकी ये सब कुछ जो है ये उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। तो एनी हाउ, आगे बात करते हैं असद साहब की। और ये बात कर रहे हैं अराउंड सम वीक्स अगो कि ये हॉलीडेज़ पे नथिया गली गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ, और वापस जो है ये नारान से वापस आ रहे थे, तो ये नथिया गली शायद चले गए थे। एंड ये आओ तो नथिया गली वॉज सुपर क्राउडेड, और ये रुकने की इनको जगह ही नहीं मिल रही थी। तलाश करते करते ये एक मतलब बाजार में से निकल गए, और आगे पीछे फिर एक कुछ वीरान एरियाज में जाने लगे। फिर एक जगह इनको होटल नज़र आया जो बिल्कुल अलग अकेला मतलब बना हुआ था, और शक्ल से ही कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन बहरहाल क्योंकि रुकने के लिए जगह चाहिए थी इनको,
तो ये वहाँ रुके और फिर बात की। अब जिस बंदे का वो था वो नीचे ही था, 3 मंजिला होटल था, तो उससे बात हो रही थी कि भाई ये जगह वो जगह, तो उसने इनको कहा कि हाँ मेरे पास स्पेस है और आप यहाँ पे रुक जाएं। अब ये लोग बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे ही मतलब ग्राउंड पे थे, तो इनको आवाज़ें आने लगी जैसे कि ऊपर के मंजिलों पे औरतें बातें कर रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं और इस तरह की बात। अब ये कहते हैं जनाब कि हमें अजीब सा लगा, क्योंकि थोड़ा ऑब्वियसली बैचलर्स थे और इनका हल्ला गुल्ला करने का प्रोग्राम था, शोर शराबा। तो इनको ऐसा लगा कि शायद ये हम डिस्टर्ब करेंगे किसी फैमिली को, तो इससे बेहतर हम कहीं और देख लेते हैं, मतलब बदमज़गी ना हो। अब ये कहते हैं जनाब कि जैसे ही इन्होंने होटल वाले को पकड़ा और पूछा कि भाई ऊपर क्या फैमिलीज रह रही हैं, यह सब कुछ ऐसा है, तो उसने बोला सर क्या बात कर रहे हैं, पूरा होटल ही खाली है, आप वाहिद लोग हैं जो यहाँ आए हैं रुकने के लिए। ये सुनना था। उसके बाद इन्होंने तो पैकअप किया और वहाँ ने कहा यहाँ नहीं रुकना, आगे निकलते हैं। अब ये कहते हैं हम निकल तो गए, लेकिन उसके बाद मेन बाज़ार की तरफ चले गए और वहीं कहीं क्राउडेड जगह पे ढूंढने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब जब भी किसी जंगल या बूढ़ी एरिया के पास जाते, तो वहाँ से अब इनको चीखने की और हंसने की आवाज़ें आती थी। और ये तो बस कह रहे हैं हम खुशकिस्मत हैं कि हम वहाँ से निकल लिए और इससे ज़्यादा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और आपको अंदाज़ा तो हो ही गया वो होटल खाली क्यों था। तो आगे देखते हैं। तो आगे स्टोरी आ रही है हमारे दोस्त एगॉन टारगेरियन की। और बोली ने एगॉन टारगेरियन बोला है तो हम मान लेते हैं वो एगॉन टारगेरियन। भारत अपने वालिद साहब की स्टोरी बता रहे हैं, जो कि 2018 में उनकी वफात हुई, और आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। और बेसिकली स्टोरी ये है कि इनके वालिद साहब जो थे मतलब ट्रेन पे काम करते थे एज ए ट्रेन ऑफिसर। और इनका मतलब काम इस तरह का था कि लास्ट जो डब्बा होता है वहाँ पे बैठते थे और एज ए सिक्योरिटी ओवरसी करते थे और ग्रीन सिग्नल देते थे कि भाई ट्रेन चला लो। और यहाँ पे मतलब बिल्कुल एक एंड से दूसरे एंड वाला कम्युनिकेशन थी, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और सब कुछ ये वाली बातें। अब ये कहते हैं कि अलग अलग रूट्स पे जाया करते थे, लेकिन एक इत्तेफाक ऐसा हुआ था एक दिन कि एक वीरान रूट से ये गुजर रहे थे और ट्रेन इत्तेफाक से बिल्कुल खाली वापस जा रही थी कराची या जो भी डेस्टिनेशन थी। अब पहले ट्रेन जो है, अब वैसे तो सारे स्टेशन रटे हुए होते हैं इन लोगों को, तो एक ऐसे स्टेशन पे रुक गई जो कि मतलब छोटा सा कोई स्टॉप सा बना हुआ था और उसके अतराफ में सारा जंगल ही जंगल था, जो कभी पहले कभी देखा नहीं। अब बिल्कुल अंधेरा वाला टाइम था और ये भी मतलब थोड़े से अलर्ट हो गए कि मतलब यहाँ कार रुक गई और ये कोई रुकने वाली जगह भी नहीं लग रही, यहाँ ना बंदा ना बंदे के साथ बिजली बिजली कुछ भी नहीं। फ़ोन वोन उनके पास था नहीं कि वो ड्राइवर से पूछते कि ये क्या है। लेकिन वहाँ रुकी और थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा जो प्लेटफॉर्म या कुछ बना हुआ था, वहाँ पे अचानक से एक आदमी नज़र आने लगा, जो कि ज़्यादा लंबे कद का नहीं था, कह सकते हैं आप बौना कह सकते हैं थोड़ा। और दाढ़ी वाड़ी सी उसकी थी और थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और बिल्कुल सामने आ गया और इनको कहता है, मुखातिब करता है कि मुझे आगे जाना है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं देने को आपके लिए, या पैसे या मतलब वही मतलब था। और मुझे आगे जाना है, अगर मतलब हो जाए कुछ तो। अब क्योंकि ट्रेन खाली थी, बिल्कुल वीराना था और ऐसी जगह थी, और इत्तेफाक था कि उस आदमी के पास कुछ था ही नहीं, सामान वामान भी नहीं था। तो इन्होंने कहा, और बकौल इनके कि वो इसी किस्म के आदमी थे कि लोगों की फेवर्स करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ही बैठ जाओ, ये पीछे जो जगह है बिल्कुल ट्रेन के एंड पे, और जहाँ तक जाना है फिर वहाँ से उतर जाना एटलीस्ट। मतलब ये बात तो नहीं होगी ना कि आप कैरेज में बैठ गए और मतलब टिकट और ये सब बातें। तो वो इनके साथ बैठ गया। अब ये जैसे ही वो बैठा और बस ट्रेन चल पड़ी, इन्हें भी पीछे से सिग्नल विग्नल दिया कि भाई स्पीड बढ़ा लो और चलो। तो अब ये कहते हैं कि ट्रेन चल रही है, वो आदमी बैठा हुआ है, रात है, जंगल में से गुजर रहे हैं और बिल्कुल खामोश है वो आदमी।
कोई बात ही नहीं कर रहा, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई सेंस ही नहीं है ना उसको सब सोच सुनने की, समझने की। चलते 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 अब ये कहते हैं 10 मिनट या ज़्यादा देर मतलब नहीं होगी, थोड़ा आगे पहुँचे होंगे ये, ज़्यादा ही मतलब आगे निकले होंगे। तो फिर एकदम से ट्रेन जो है एक वीराने में रुक गई। उधर तो कुछ स्टॉप सा था, इधर तो कुछ था ही नहीं जंगल के अलावा। अब ये ऐसी जगह रुकी जहाँ पे ये उतर के आगे भी नहीं जा सकते थे, इतना जंगल शदीद था वहाँ। और ये बस अटेंशन होके खड़े हो गए कि यहाँ ड्राइवर ने रोकी क्यों है ट्रेन, ये जगह तो ठीक नहीं है और ना कोई ये ऐसी जो नॉर्मल जगहें होती हैं जहाँ पे रुकती है ट्रेन। तो वो बौना नुमा आदमी जो था वो अचानक उठ के खड़ा हो गया और वो उतरने लगा। तो जिस पे इन्होंने उसको कहा कि मतलब ये कहाँ उतर रहे हो और मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब ये कोई उतरने की जगह तो नहीं है। तो वो गुस्सा हो गया और उसने उतरते हुए मतलब उनको कहा कि तुम्हें मेरे रिश्तेदार नज़र नहीं आ रहे, सब मेरा मतलब इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अजीब बातें कर रहे हो और तुम अंधे हो क्या, और इस तरह की बात करके वो उतरने लगा। तो बार बार वो इशारा कर रहा है जैसे बड़ी भीड़ नीचे मौजूद है और वहाँ कोई भी नहीं और खूब अंधेरा और दूर तक जंगल जहाँ तक नज़र जाए। ये देखने के बाद ये चुप हो गए कि मतलब कुछ तो मामला टेढ़ा है, ये तो सही नहीं है, और खामोश होके चुप करके बैठ गए। जैसे ही वो आदमी उतरा ट्रेन दोबारा चल पड़ी और सब सिलसिला हो गया। और आगे फिर जाके जब शहर में रुकी तो ये गए उसके पास, ड्राइवर के पास, कि तुमने ये दो जगह बीच में ट्रेन रोकी क्यों थी। तो वो हंसने लगा कि भाई क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने तो ट्रेन रोकी ही नहीं और ऐसा तो कुछ सिलसिला हुआ नहीं। उन्होंने बार बार ये चीज़ दोहराई कि नहीं दो जगह रुकी, एक आदमी चढ़ा एक उतरा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया ड्राइवर ने कि भाई मैंने एक जगह भी स्टेशन या स्टॉप नहीं लिया, तो तुम बात क्या कर रहे हो। बहरहाल ये स्टोरी तो होश और हवास में उन्होंने सुनाई और कहते हैं कि उसके बाद इन वीरान इलाकों वाले रूट्स इस्तेमाल करना इन्हें छोड़ दिए। और जो जो आदमी था उसकी शक्ल भी उनको याद थी, छोटा कद, गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी, और इस तरह का वो आदमी था। और वो क्या इलाका था वो तो खैर उनको ही पता था जो इंतकाल कर गए। लेकिन थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। आगे बात करते हैं हम्माद साहब की, जो लिखते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। ये जो कहते हैं बात, ये धन्ना है या इस तरह करके नाम, इन्हें कोई धना धना ये इस तरह करके बताया है। और सिटी का नाम खुर्रैता या खुर्राटा या इस तरह कुछ नाम है, KHUIRATTA। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मुझे नहीं समझ में आ रहा से पढ़ेंगे कैसे। तो ये कहते हैं कि ये बहुत खौफनाक सी जगह है और इनके जो बेसिकली खालू हैं वो उनकी स्टोरी है और ये वहाँ उनका बचपन गुजरा है। नाम से इंटरेस्टिंग जगह लग रही है और देखना चाहिए किसी ने ऐसी घूम के आके देखने वाली जगह। बहरहाल अब ये कहते हैं जब वो उनके खालू छोटे थे तो उनके गांव में एक शादी थी और पूरी बारात बन के जानी थी और उसमें ये बच्चों का एक ग्रुप था उसके साथ थे। और ये कह रहे हैं कि तकरीबन मैट्रिक के आसपास की एजेस होंगी इनकी। तो ये सारे बारात के दिन जा रहे थे तो जंगल में से गुजर था। जंगल में से गुजरते गुजरते, क्योंकि यहाँ कोई डेवलपमेंट वगैरह ऐसी तो है नहीं और जंगल एरिया है, तो इन अपने दोस्तों के साथ ही आगे आगे थे तो एक छोटी सी कोई जगह नज़र आई जहाँ पे बहुत ही मतलब मिनिएचर वाटरफॉल कह लें, थोड़ा सा पानी जमा था, बड़ी खूबसूरत सी जगह थी। इनकी एक दोस्त ने कहा कि मुझे यहाँ नहाना है और ये अच्छी जगह लग रही। तो लोगों ने मना कर दिया, ऑब्वियसली बारात में जा रहे हैं ये सब कुछ। तो वो लड़का अकेला थोड़ी सी देर के लिए उसमें चला गया, वहाँ से निकल के सब अपने रास्ते को चले गए और रात में जिस जगह पहुँचना था गांव में वहाँ पहुँच गए। अब कहते हैं शादी वाले घर में वो लड़का जो था, जो उस मिनी वाटरफॉल में गया था, वो
अजीब हरकतें उसने करना शुरू कर दी। और खालू ये बताते हैं इनके कि वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि उसको टॉर्चर किया जा रहा था। और काफ़ी लोगों ने आके उसे पकड़ के एक चारपाई पर डाल के उसको बांध दिया था, वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। अब खालू कहते हैं कि ये मैं बता नहीं सकता कि कोई आलिम आया था या कोई और, लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुमको क्या हो गया है, तो एक अजीब से लहजे में और एक अलग ही दुनिया की आवाज़ में उसने जवाब दिया। तो उसके बाद सबको पता चल गया कि इसके ऊपर कुछ हावी हो चुका है। अब वो जब उससे बात करने की कोशिश की तो उस आवाज़ में जो भी चीज़ थी जो उसके ऊपर हावी थी, उसने बोला कि ये मेरी जगह पे आया जहाँ पे हमारे यहाँ त्यौहार हो रहा था, और उधर जाके उसने उस त्यौहार उस चीज़ को ख़राब कर दिया और पानी भी गंदा कर दिया उस जगह का, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये बातें करने लगा। कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने बात करने की उससे कोशिश की और बताया कि एक छोटा बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसको माफ़ कर दो। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था उस लड़के का पीछा। कहते हैं कुछ दिन गुजर गए इसी हालत में उसकी, ऑन एंड ऑफ टॉर्चर, तकलीफ़ और हरकतों में, कि जब उससे फिर सवाल किया गया तो उस बच्चे पर जो जिन हावी था उसने कहा कि मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता। अब इस पूरी बातचीत के अंदर और ये सब कुछ होने के बाद तो फिर एक तय पाया गया कि भाई इस लड़के के ऊपर चादर डाल दें आप, तो मैं कुछ और कहीं और गुस्सा या कुछ इस निकाल के चला जाऊंगा। तो इन्हीं ने उस लड़के के ऊपर, जैसे मुर्दे के ऊपर चादर डाली जाती है, उसके ऊपर चादर डाली गई, मुंह तक कवर किया गया। तो पीछे जो थे पाइन ट्रीज, ये चिड़ के दरख्त जिसे ये कह रहे हैं, वो थे। और उसको बाकायदा जैसी चादर उसको कफन की तरह डाली गई तो उसने एकदम से, एक दरख्त जो था वो दो में टूट गया और वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा और वो दरख्त जो टूट के गिरा, वो इतना कोई लहीम शहीम दरख्त था कि अगर कोई इंसान भी किसी बड़ी फोर्स से कोई चीज़ उससे काटने की कोशिश करता तो एक बार में इस तरह दो टुकड़े नहीं करता जिस तरह उस दिन हुआ था और इन्हें देखा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। चलें फिर आगे बात करते हैं। और इस बात पे मैं इसरार तो कर रहा हूँ कि आपने कहानियाँ भेजनी हैं। और ये बीमार जो आवाज़ पीछे अगर आई होगी, ये खांसी की थी, क्योंकि बीमार कैमरामैन मेरा जो है वो मिन्नतें कर रहा है कि मुझे जो है ना पैसे बढ़ाओ मेरे, तो कहानियाँ नहीं आ रही, तो मैं बहुत परेशान हूँ। बहरहाल आज आप देख सकते हैं कि मेरा दिमाग जो है कहीं और है और मैं कोशिश कर रहा हूँ टू बी सीरियस। तो इसके साथ मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक साहब की, जो कि एक दोस्त के दोस्त है मेरे, और उनसे बहुत कम मुलाकात हुई। और अब तो शायद कहीं बाहर बाहर होंगे, कराची में नहीं होते। तो उनकी, मेरे दोस्त ने मुझे कल परसों आके स्टोरी सुनाई, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि ये रहमान जो साहब जो होते हैं वो कहाँ होते हैं आजकल होते। तो उसने बताया कि भाई उसके साथ कुछ एक्स वाई जेड चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से अब वो कराची में नहीं रहते और बाहर चले गए। तो बहरहाल ये रहमान साहब की स्टोरी है। अब ये कहते हैं कि कुछ अरसे पहले, खैर थोड़ी पुरानी हो गई बात, 2 3 4 साल हो गए, तो इनके और इनके भाई एक फैज़ान होते हैं, ये दोनों मिलके कारोबार करते थे गाड़ियों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अब पेरेंट्स वगैरह का मतलब चल बसे थे और ये अकेले रह गए थे, और बस एक बिजनेस था और 2 भाई थे, तो ये इस पे कारोबार चलता था। तो वक्त के साथ जो था वो इनके जो भाई फैज़ान थे वो कहीं बेसिकली रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए, और वो कुछ अलग ही किस्म की थोड़ी खातून थी। और इवेंचुअली हुआ ये कि बिजनेस ज़बरदस्ती बेच के हिस्सादारी बनी, जो इनका ख़ानदानी बिजनेस था, और आधा आधा हुआ, एक एक भाई के तरफ गया और दूसरा दूसरे भाई की तरफ गया।
जो फैज़ान साहब थे वो शादी करके और अपना हिस्से का पैसा लेके लाहौर शिफ्ट हो गए, और रहमान साहब अपना कारोबार बेच बाच के बिल्कुल उस पे आ गए कराची में। काफ़ी टफ टाइम उन्होंने देखा, और उसके बाद कोविड वगैरह और ये सब चीज़ों के बाद तो वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारे मामले बहुत ख़तरनाक तरीके से ख़राब हो गए। तो ये बिजनेस ओनर से ये नौकरी पेशा आदमी बन गए। अब ये किसी निजी एयरलाइन में, मतलब किसी प्राइवेट एयरलाइन में कहीं लग गए, कहीं किसी पोस्ट, मतलब ऑफिसर या कुछ लग गए बहरहाल। और इस तरह बात चल रही थी, तो 2022 के अंदर इनको कॉल आई एक दिन के इनके भाई का इंतकाल हो गया है, और उनकी उसी दिन सेम डे जो है वो तदफीन करने की बात हो रही है। इन्होंने बोला कि भाई कम से कम बंदा पहले बता देता, मैं आता हूँ, और मतलब कुछ करके जहाज, मतलब टिकट वगैरह कुछ करके, टाइम लगता है थोड़ा सा, तो थोड़ा डिले कर लें। लेकिन उनकी जो भाभी थी, उन्होंने मतलब बस इनको बताना फ़र्ज समझा, और बुलाना या इस तरह का उनका वैसे कोई इंटेंट लग नहीं रहा था। लेकिन अब एक ही भाई था इनका जो बच गया था, तो ऑब्वियसली वो फौरन जो पहला मतलब टिकट में जहाज़ मिला वो पहुंच गए लाहौर। अब जब तक ये लाहौर पहुंचे तो तकरीबन असर वसर का टाइम हो चुका था, और तदफीन जो थी हो चुकी थी। और अब ये सीधा अपने भाई के जो एड्रेस बताया था उस पर घर पहुंचे, और अपनी बेवा भाभी से मिले और उनसे बात की, और काफ़ी इसरार किया कि वो कम से कम कब्रिस्तान ही बता दो, किधर है, निशानी बता दो, कुछ तो बताओ ताकि मैं जाऊं और कम से कम फातिहा पढ़ लूं। पहले तो वो बतानी नहीं थी, और उसके बाद बड़ी बात, मतलब बातचीत के बाद बड़ी मुश्किल से बताया, और ये फिर चले गए। अभी कहते हैं कि कोई असर के बाद के टाइम पे जब ये कब्रिस्तान पहुंचे, कोई कदीम कब्रिस्तान था लाहौर का, तो वहाँ से लोग निकल रहे थे और ये एंटर हो रहे थे। तो लोग इनको अजीब तरीके से देख रहे थे, और किसी ने, एक शख्स ने इनको कहा भी कि असर की अजान जब हो जाती है और मतलब अंधेरा शुरू हो जाता है तो कब्रिस्तान में नहीं जाते। ये बहरहाल गुस्से में भी थे और एक तकलीफ में भी थे, एक अफसोस, मतलब एक अजीब सा पैच ज़िंदगी का चल रहा था। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा डांटते हुए बोला अपने काम से काम रखो, और चले गए अंदर। अब वे कहते हैं कि ये जब अपने भाई की कब्र पे निशानियाँ वगैरह देख दाख के और सब कुछ पहुँचे, तो वो जिस तरह फ्रेश कब्र होती है, मट्टी डली हुई, फूल डले हुए और सब कुछ, वहाँ खड़े हुए थोड़ा अफसोस करने लगे, थोड़ा गिरिया करने लगे, और अपने भाई से थोड़ा मुकालमा किया कि मतलब ये क्या मतलब अंजाम हुआ। अच्छा खासा हम लोग कराची में रहते थे और सब कुछ था, ये तुम्हारे मोहब्बतें और ये क्या चक्कर। बहरहाल वो बात ख़त्म हुई, इन्होंने फातिहा पढ़ी, और वापसी जब मुड़े तो इनको अपने भाई की आवाज़ कानों में आई। ये अचानक से मुड़ गए, जैसे कि मतलब बिछड़े हुए भाई से मिलने के लिए, लेकिन कब्रिस्तान में खड़े हुए थे, एहसास हुआ कि वो सिर्फ आवाज़ एक वहम था, और भाई तो अब जा चुका है। ये पलट के फिर वापस जाने लगे। जाते जाते इनको फिर भाई की आवाज़ आई। अब जब भाई की आवाज़ आई तो ये थोड़े से परेशान हुए, और वहम समझ के कि पूरे दिन का इतना, मतलब सुबह इस बात से हुई कि तुम्हारा भाई मर गया और ये सब चीज़ें, तो जहन पे काफ़ी बोझ था। तो बस वहम समझ के बस ये चलते बने। कब्रिस्तान से जब बाहर निकले ये तो अंधेरा हो चुका था, और कहते हैं कि एक ठंडी सी हवा लग रही थी, जबकि गर्मी का ज़माना था, तो कोई अच्छा मौसम नहीं था, और इनको ठंडक सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई ठंडी हवा चल रही हो। बहरहाल ये निकलने लगे, सोच में पड़ गए कि मैं जाऊं अपने भाई के घर या नहीं। अब अजीब सा भी लग रहा था कि एक औरत जिसको ये पसंद भी नहीं करती, और भाई इनसे अलहदगी करके चले गए थे इस वजह से, तो ये हिम्मत इनकी हुई नहीं और दिल भी नहीं इनका किया। ये आस पास ही टहलने लगे, और एक ही जगह कोई
करीबी होटल इनको कोई मिला, उसमें पहला जो मिला उसमें जाके इन्होंने एक कमरा ले लिया। बाहर से खाना वाना खा के जब ये आए और होटल में घुसे तो कहते हैं कि बस बेड पे लेट गया और बस दिमाग में कुछ चीज़ें चलनी थी। लेटे लेटे मतलब थकन शदीद हो चुकी, सो 9-10 बजे इन्हीं ने फैसला कर लिया कि मैं सो जाऊं। और गर्मी की वैसे खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल के ये पंखा वंखा चला के ये लेटे कि मैं उसकी किसी तरह आँख लग जाए, सुबह मतलब वक्त गुजर जाए। तो इनको एहसास हुआ जैसे कि खिड़की के अंदर तरफ कोई साया है, कोई बाहर से अंदर की तरफ झांक रहा है। इन्होंने पलट के उस तरफ देखा तो इनको ऐसा लगा जैसे कि कोई सर, जैसे खिड़की की बाउंड्री से सर उठा के किसी ने ऐसे झांका हो, और वो जैसे ही इन्हें झांकने लगे ये सर नीचे करके वो चला गया। इन्होंने अपना वहम समझा और रफा दफा करके बस मुंह पे चादर डाली और कहा छोड़ो यार, सो जाओ किसी भी तरीके से। ये सो गया। अब ये सुबह उठे, इधर उधर गए, सोचा कि मैं जाऊं भाभी के घर। फिर गुस्सा आया कि मैं उस औरत के यहाँ जाना नहीं चाहता जिसने इतने अरसे से मेरा भाई तकलीफ़ में था, तो बजाय मुझे बताने के, और भाई भी ऐसे कि उन्होंने खुद नहीं बताया भाई को फ़ोन करके कि मैं इस परेशानी में हूँ, किसी भी परेशानी में, जिसकी वजह से अचानक से उसकी मौत हो गई, कि कुछ तो बताता। इसी गुस्से में ये इधर उधर लाहौर में जाने लगे, क्योंकि पहले कभी ये लाहौर आए नहीं थे, तो कभी इधर उधर मीनार पाकिस्तान वगैरह वगैरह ये घूमने लगे कि बस किसी ने टाइम किल करो। अगले दिन सोयम में मैं जाऊं उनके घर पे, सोयम का शिरकत करूं, जो काम है सोयम के वो करवाऊं, और मैं निकलूं घर वापस कराची। अब यहाँ पे लाहौर में रुकने का कुछ तुक नहीं है। अब ये सब कर करा के वापस असर के टाइम फिर हो चुका था। इन्होंने फैसला किया कि मैं कब्रिस्तान ही जाऊँ, वहाँ जाके फातिहा पढ़ूँ और वहाँ से मैं होटल जाऊँ। तो जब ये वहाँ पहुँचे एज यूजुअल, बस समझ ले असर की अजान हो के ख़त्म हुई थी, थोड़ा सा टाइम बचा था मगरिब के अंदर, तो ये अंदर चले गए। वहाँ जाके उस पॉइंट पे जाके अपने भाई की कब्र पे पहुँच के ये फिर थोड़ा अफसोस कर रहे थे, दुआएं पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब अंधेरा होने लगा और मगरिब की अजान की आवाज़ कानों में आई तो फिर ये पलटे और चलने लगे। तो फिर इनको अपने भाई की आवाज़ आई। पहले तो इन्होंने वहम समझा कि अब ये मेरे साथ जहनी प्रॉब्लम चल रहा है, और थोड़ा आगे जब ये गए तो फिर भाई की आवाज़ आई कि तुम अब रहमान तुम मुझसे मिले बगैर जा रहे हो। जिस पे ये एकदम से पलट गए और भाई का पूरा एक सेंटेंस उनके दिमाग में, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्स में ये पलटे। तो अब ये कहते हैं कि जैसे ही मुड़े तो वहाँ तो कोई नहीं था, कब्र थी भाई की, बस दैट्स इट। लेकिन उसके बराबर में एक झाड़ी सी थी, उस झाड़ी में उनको दो आंखें नजर आई। ये वापस पलटे और बस जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जाने लगे कि शायद अब दिमाग तो थोड़ा वैसे ही परेशान था, वो अजीब अजीब चीज़ें दिखना भी शुरू हो गई हैं। और ये जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकले तो कहते हैं वही ठंडी हवा सी लगी, जबकि शदीद गर्मी थी, पसीने पसीने, लेकिन फिर भी ठंडी हवाएं लग रही हैं। और ये करते हुए अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंचे, थोड़ा सा फ्रेश हुए, इधर उधर गए, खाना वाना खाया, वापस ऊपर आए, अपना लेट गए। और कहते हैं कि जी सिगरेट जला ली। सिगरेट पीते हुए इधर उधर देख रहे हैं तो फिर एहसास हुआ जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। तो खिड़की की तरफ जब नज़र पड़ी तो खिड़की में से फिर किसी का सर थोड़ा सा निकला हुआ था, और सिर्फ आंखों तक खिड़की पे ऐसे करके किसी की शक्ल नज़र आ रही थी जो इनको देख रहा था। तो ये गुस्से में उठ के गए कि मतलब कौन हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। और जब खिड़की पे पहुंचे तो अब जाहिर सी बात है सेकंड फ्लोर का ये कोई कमरा था, तो नीचे तो कोई जगह थी नहीं छुपने की, ना कोई बैल्कनी, ना कोई रेलिंग, कुछ भी नहीं। तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये एकदम शॉक में चले गए, ये क्या हुआ। बहरहाल ये वापस आके बैठे और इस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया, लेकिन अब एक परेशानी इनको शुरू हुई और सोच में पड़ गए कि ये मुझे वापस जाके किसी थेरेपिस्ट को या किसी साइकोलॉजिस्ट या जो भी साइकाइट्रिस्ट होता है उसको जाके विज़िट करना चाहिए, मतलब ये सदमा कुछ ज़्यादा हो गया। बहरहाल अगला दिन सोयम का आया और सोयम
के दिन ये चले गए वहाँ अपनी भाभी के घर पे दोपहर में, कि कोई काम शाम होंगे, चीज़ें लानी लेवानी, खाना लोगों का लगवाना, ये सारे काम इन्होंने किए। और शाम में मतलब सोए मगरिब के बाद कुछ दोस्त वगैरह जो उनके थे बने हुए थे वहाँ के, तो वो बैठे हुए थे और गिले शिकवे कर रहे थे, इनसे ताज़ियत भी कर रहे थे। तो एक आदमी ने मतलब एकदम से एक तस्करा छेड़ा कि आपके भाई जो थे वो मतलब डॉक्टर के पास नहीं गए, कुछ जहनी परेशानी थी और इस तरह की बातें। तो ये फिर थोड़ा ये भी पूछना चाह रहे थे आखिर क्या परेशानी थी। तो उस लड़के के बंदे के साथ ही बैठ गए, बात करने लगे। तो वो बताने लगा कि भाई उनको लोग नज़र आते थे कमरे में देखते हुए, मतलब वो सो रहे होते थे तो उनको देख रहा होता था, और इस तरह की वो बातें करते थे। जिस पे उनकी भाभी जो थी इनकी, वो एकदम से थोड़ा सा बोलने लगी कि नहीं नहीं, वो जहनी परेशानी की वजह से ही हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, उनको कोई बाज़ाब्ता देखता था, खिड़कियों में से झांकता था, हर जगह से कोई झांक रहा था, और बात समझ में नहीं आएंगी। मतलब एकदम से ये एक हफ्ते से शुरू हुआ था सिलसिला। अब ये सुन के, ये सारी बातें सुन के ये थोड़े से परेशान हुए कि कुछ इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया और कहा कि बस ये औरत मुझे वैसी पसंद नहीं है, इसने बिला वजह मेरे और भाई के बीच में दरार डाली और अलहदगी हुई, सब कुछ हुआ, एक चलता हुआ कारोबार हमारा बंद करवाया और सब कुछ हुआ। और अब ये इस तरह की मेरे भाई के बारे में बातें कर रही हैं कि जैसे वो नफसियाती हो गया था। बहरहाल ये सामान इन्हें लपेटा, रात को ही जो भी जहाज़ इनको मिला वो किया और ये कराची आ गए। अब कहते हैं कि कराची आने के बाद ये हो गया चैप्टर क्लोज। अब ये नॉर्मल अपने नौकरी इन्हीं वापस स्टार्ट कर दी, जाना आना शुरू कर दिया। लेकिन रोज़ अब ये कहते हैं रात को इनको कोई कभी खिड़की से झांके, कभी कहीं से झांके, और अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि जो वो दूर से झांक रहा होता था अब वो करीब आ रहा है। सोते में से ये एकदम से उठते थे तो सा लगता था कि जैसे सामने कोई बंदा एकदम से खड़ा होता, वो ज़मीन पे बैठ गया। जब ये झांकते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था। लेटे लेटे हुए आधी नींद में कभी आंख खुलती थी तो लगता था सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, जिसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसकी आंखें न समझ में आ रही हैं और वो इनको देख रहा है। इस चीज़ के लिए इन्होंने थेरेपी भी की, लोगों के पास भी गए, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भी गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई इलाज नहीं था। आएँ बाएँ शाही होता था कि भाई आप ये खा लें, आपको स्ट्रेस है, आपका भाई था, ये हुआ वो हुआ। आखिरकार ये इतने तंग आ गए कि दोस्तों के यहाँ रहना शुरू हो गए और अपने घर पे ही रहना छोड़ दिया। इवेंचुअली जो अब ये कहते हैं कि ये तो इनको अपॉर्चुनिटी मिली कनाडा जाने की, तो ये कनाडा निकल लिए। और वहाँ से जो लेटेस्ट इनसे पता चला कि अब वहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन अभी से कुछ दिन से उनकी जो दोस्त मेरे हैं, जिनके ये हैं ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मेंटल परेशानी वहाँ भी शुरू हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। एंड अब्दुल रहमान का फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो इतना ही पता है। तो ये था हमारा एपिसोड, छोटा सा। और मसला सारा ये है कि स्टोरियाँ आप भेजेंगे और वो हम फीचर करेंगे। जिस तरह की स्टोरियाँ होंगी उसी तरह का एपिसोड होगा। और दैट्स अबाउट इट। तो इंशाल्लाह फिर आते हैं आपके पास। हो सकता है लाइव आ जाए और हो सकता ना आए, हो सकता है इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाए, कुछ पता नहीं है। आजकल थोड़ा अजीब माहौल चल रहा है, सर्दियाँ भी चल रही हैं और आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा जहनी कैफियत मेरी क्या है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।